गणना नहीं होगी, लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो हमेशा फेल हो जाएगा। लोकतंत्र का सिद्धांत जो है समानता पर आधारित होता है, और समानता किसी देश में तब तक नहीं आ सकती है जब तक वहां आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जो अवसर है, जो संस्थान है, जो विभाग हैं, जो उपक्रम है, जो इंटरप्राइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा उस देश में लोकतंत्र हमेशा जो है पराश्रित रहेगी, शासित लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस विचार को लेके जाना है। अब दूसरी बात, चार बात जानना है जरूरी है। जनगणना, जातिवार गणना, आर्थिक संगणना और उसके बाद जो मोनोपोली जो हुआ है उसकी गणना बहुत जरूरी है। अब कुछ जानकारी देता हूं कि जो ही भारत में इस मौलिक जानकारी लेके जाए, जो ही भारत में बिहार सरकार ने जातिगत गणना शुरू की, उसके बाद रिसर्च शुरू हो गया कि पूरे भारत में मोनोपोली का क्या पोजीशन है। ये मेरे पास पूरा लिस्ट है। देश के जज, जो जुडिशरी है, सवर्ण जो जातियां हैं, 3 जातियां, उनका 85% अधिकार है। ओबीसी के पास सिर्फ 8% है, शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 3% है, मुस्लिम के पास 3% है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो आदिवासी मूल निवासी जो हैं उनकी सिर्फ 1% है। वो पूरे जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में एसटी का 1-2 हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो 1 अभी गए हैं, एक करके, और 97% जो जुडिशरी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उस पर सिर्फ 2 जातियों का आधिपत्य है, एक कायस्थ श्रीवास्तव और दूसरा ब्राह्मण। ये 2 जातियों का सर्वस्व है, मोनोपोली है। अब जरा देखिए, मेरे पास लिस्ट है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, ये बिहार का बता रहा हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ। प्रिंसिपल जो सेक्रेटरीज हैं, सवर्ण 90% है, ओबीसी 5% है, शेड्यूल कास्ट से 1.5 है, मुस्लिम 3% है, एसटी 0.2% है। ये आईएएस लोगों का हाथ है। सरकारी विश्वविद्यालयों में आपको पता है भारत सरकार के अंदर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 559 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों मिला के 515 यूनिवर्सिटीज हैं भारत में। अब सरकारी विश्वविद्यालयों में सवर्ण जो 3 जातियां हैं, उनके पास 92% है, उनके वाइस चांसलर जो है 92 बने 92%, वाइस चांसलर ये 3% लोगों के पास है, 15% लोगों के पास है। ओबीसी के पास है 2%, एससी के पास 2%, मुस्लिम के पास है 2.1%, और शेड्यूल कास्ट के पास, शेड्यूल ट्राइब्स के पास जो है, जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का वो भी जो पॉइंट सही है, 1 पॉइंट के आसपास। तो इस लेवल पर जो आ रहा है उसमें भी पता चला कि 70% जो है सवर्ण जातियों का है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, एससी एसटी का बहुत कम है। मीडिया पर सवर्णों का 95% है, ओबीसी का 3% है, शेड्यूल कास्ट का 1% है, मुस्लिम का 2% है, शेड्यूल ट्राइब्स का 0 है, आदिवासी मूल निवासी जिसे कह रहे हैं उनका 0 है। डॉक्टरों में जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सवर्णों का 77% है, ओबीसी का 9% है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मिला के जो 8% है। ये जो पूरा का पूरा लंबा चिट्ठा है उसको मैं ही छोड़ देता हूँ। बस ये बताना चाहता हूँ, ये जाति गणना, जातिवाद गणना, ये जनसंख्या या जाति की संख्या निर्धारित करने का प्रयास है, ऐसा हम और आप जानने लगे हैं, बट ये गलत है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि किस जाति का
कितनी संख्या है उस हिसाब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की संख्या 24% हो चुकी है और ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी नहीं है। ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। अब ओबीसी को गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्यों? मंडल कमीशन लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से 27%, 27.5% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा। इधर एससी एसटी के लोग 22.5% पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट में, एक इंदिरा साहनी केस में और एम नागराज केस में ये फार्मूला दिया हुआ है कि जब तक आप सर्वे करवा के ये निर्धारित नहीं करते हैं कि किन जातियों का कहां लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कहां उन जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं तब तक जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन तो हम देने नहीं देंगे और आप ऐसा कोई भी प्रमोशन या ऐसा कोई भी भर्ती करेंगे जो मानदंड से बाहर है तो वो निरस्त माना जाएगा। इसके वजह से जो अच्छे लोग हैं देश में, उन्होंने विचार शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों क्राइटेरियाज को, 92 की जजमेंट का और 2006 की जजमेंट को ईमानदारी से देश में लागू करना है। तो जातिगत जनगणना सख्त जरूरत है। अब जातिगत जनगणना कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं है। जब सामान्य जनगणना नहीं कर पा रही है तो जातिगत जनगणना वो क्यों करवाएंगे? इसीलिए विषय रखा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना नहीं कराना एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है, मनवादी षड्यंत्र है, ये विषय रखा गया। क्यों? कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वर्षों से बिहार की भूमि से नारा चला था कि जितनी संख्या भारी, जिसको माननीय काशीराम जी ने और अच्छी तरह से अनुभूत किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। ये जो फिलॉसफी है ये तुरंत जो है रिजर्वेशन में और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में लागू हो जाएगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है तो सर्विस में लागू हो जाना चाहिए। वो उससे बचने के लिए भारत सरकार और गैर मूलवासियों की सरकारें या वो सरकारें जो मनोवाद से प्रभावित हैं, वो चाहती नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो। हम लोगों ने टॉपिक इसलिए रखा, आप सभी लोग इस बात को दिल दिमाग में लेकर जाएं कि ऐसा होना चाहिए कि पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में चर्चा पर चर्चा का विषय बन जाएगा। तो लोग पॉलिटिशियंस प्रेरित करेंगे, प्रभावित करेंगे। आप लोग जातिगत जनगणना कराने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर यूं ही होगा, उसके बाद दूसरा चक्र हम लोग शुरू हो जाएगा कि आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात भी हम लोग रखेंगे, पेड़ आज लगाएंगे तो फल खाएंगे ना, तो पेड़ जब लगाएंगे जातिगत जनगणना का आर्थिक जनगणना उसके साथ शुरू हो जाएगी। उसके बाद मोनोपोली जो है, एकाधिकार जो है, एक कब्जा जो किया हुआ है, उसकी भी काउंटिंग जरूरी है। ये चौथा चक्र है। ये भूमिका के तौर पर आप जान लीजिए कि आप यहाँ से, हम सब ये प्रेरणा देने जाएं, अपने राजनेताओं को, अपने सामाजिक नेताओं को, अन्य लोगों को प्रभावित करें, प्रेरित करें, जानकारी दें कि भाई ये चारों चीजें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत के संविधान में, संविधान का कॉपी मेरे पास भिजवा दीजिए, संविधान कॉपी, कि भारत के संविधान में, अब मौलिक बात बता रहा हूं, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, कि भारत के संविधान में, बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल 16(4) यहाँ लिखा हुआ है। ये बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल 16 है, 16(4) है। इसमें ये हुआ कि बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों का सरकार की दृष्टि में यदि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सरकारें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए जो भी कदम उठाएगी वो गैर संवैधानिक नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स की इक्वालिटी जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। भारत सरकार या राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व देने के लिए शुगर नहीं था, प्रतिनिधित्व देने के लिए शुगर का था, वो अभी ले ले आएगा तो फंडामेंटल राइट्स उसमें बाधा नहीं था, दूसरे की राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। अब दूसरी बात, आर्टिकल 340 कहता है कि भारत सरकार के राष्ट्रपति बैकवर्ड कम्युनिटीज के दो चीजों का, उसकी सामाजिक स्थिति का, उसके एजुकेशनल स्थिति का वो अध्ययन करेगा। सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है हमारा समाज, उसका रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद उसकी समस्याओं का कि सामाजिक रूप से वो वर्ग में पिछड़ा हुआ है, उसको आगे कैसे लाया जाए, शैक्षणिक रूप से वो समाज पिछड़ा हुआ है, उसको आगे कैसे लाया जाए, इस पर वो अपना विचार देगा, अपना रिपोर्ट देगा, अपना प्रतिवेदन देगा और उसको जो है भारत के पार्लियामेंट में चर्चा करने के बाद उसके अनुसार कानून बनाया जाएगा। भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी और उसको देश में लागू किया जाएगा। आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340 ये दोनों को एक साथ रख के सोचने की जरूरत है कि ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैसे जोड़ा है सूत्र को कि आर्टिकल 16(4) में आपको मौलिक अधिकार देते हैं जिस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कब्जा नहीं हो सकता है, उसको निरस्त भी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दे। तो बाबा साहब ने 340 में नहीं लिखा, इसके मूल अधिकारों में लिखा, जिसका परिणाम यह है भारत का संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपको हमको जो है रिप्रेजेंटेशन नामक रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये फंडामेंटल राइट्स में है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात आपको बता दूं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल पहले था, 10 साल बढ़ता जा रहा है, 10 साल 20 साल 25 साल बढ़ रहा है। सर्विस का रिजर्वेशन हमेशा नकार नहीं है, बहुत जो सर्विस का रिजर्वेशन है दैट रिजर्वेशन इज फॉर एवर, 10 20 50 साल के लिए नहीं है, सैकड़ों साल के लिए है। जो नौकरी चाकरी है सर्विस में 1-2 साल के लिए नहीं है, वो सैकड़ों साल के लिए, हजारों साल के लिए, जब तक बंधारण रहेगा, जब तक देश रहेगा। और वो भीख भी नहीं, वो डिस्काउंट भी नहीं, वो कंसेशन भी नहीं, बल्कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स में ये लगा दिया गया है कि SC ST OBC के लोगों का ये रिजर्वेशन, ये रिप्रेजेंटेशन उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसका स्टडी होना चाहिए, इसका रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। तो दोनों बातों को साफ साफ आप समझ लीजिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत में फंडामेंटल राइट्स में इतनी आसानी से हमको आपको मिल